कुछ आने वाले बरसों में 50-100 बरसों में घटने वाली घटनाओं को भी ध्यान में रखकर धारा लाया गया है। अरे 70 को संख्या तो आपने दे दिया, लेकिन क्या कांग्रेस जो सीट मांगी थी आपने दिया? अगर 60 भी आप कांग्रेस के मन अनुकूल सीट दिए होते, खजाने का लूट, चाहे वो बीजेपी का चुनाव प्रचार हो, एक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में यहाँ बनी होती, एनडीए की सरकार नहीं बनी। गठबंधन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं तेजस्वी यादव पे सीधे आप टारगेट नहीं, गठबंधन पर नहीं, गठबंधन के प्रति ईमानदारी पर, गठबंधन में ईमानदारी पर। आज संविधान दिवस है। आज ही के दिन 26 नवंबर 1950 को देश में संविधान लागू हुआ था और जिस तरीके से पूरे देश में आज तो संविधान को लेकर लगातार विपक्ष जो सवाल उठाते हैं कि संविधान खतरे में है। लोकसभा चुनाव में भी देखे कि तमाम जो विपक्ष के नेताओं थे उन्होंने सीधे तौर पर सवाल उठाया था कि जो संविधान है खतरे में है। आज मेरे साथ कांग्रेस के नेता डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ला जी, उनसे बात करेंगे। आज संविधान दिवस है, आप लोग लगातार लोकसभा चुनाव के समय संविधान खतरे में है, ऐसे में लगातार आप लोगों ने सवाल उठाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शपथ ग्रहण करने जाते हैं तो संविधान को प्रणाम कर जाते हैं। आज संविधान दिवस पे क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संविधान दिवस से तो इस देश के लिए एक महापर्व के रूप में है, क्योंकि संविधान इस देश का कुरान है, इस देश का वेद है, इस देश का रामायण है। जो मानिए संविधान है, संविधान से देश चलता है। संविधान बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत मशक्कत किया है और विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद एक सामयिक प्रारूप दिया जो संविधान के रूप में आया। और जो भी आने वाले कुछ दिनों में समाज में घटने वाली है और जो समाज का ताना बाना था, उसमें सभी वर्ग और धर्म को सुरक्षित रखते हुए इस देश के विकास का एक ग्रंथ है संविधान। लेकिन आज निश्चित रूप से यह कहने में संकोच नहीं है कि संविधान में जो भी प्रावधान है वह कुछ तो उस समय के वर्तमान सामाजिक आर्थिक परिस्थिति को देख के लाया गया है धारा, कुछ आने वाले बरसों में 50-100 बरसों में घटने वाली घटनाओं को भी ध्यान में रखकर धारा लाया गया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक व्यवस्था में जो व्यक्ति जीतकर शपथ लेते हैं जिस संविधान का, उस संविधान के धाराओं का दुरुपयोग करते हैं और अपने निजी स्वार्थ के लिए उसका उपयोग करते हैं। और कोई भी दल अगर संविधान में जो भी धाराएं उल्लिखित है उसका देश हित में, समाज हित में अगर उपयोग नहीं करके अपने वोट बैंक के राजनीति के लिए उपयोग करती है तो यह संविधान का अपमान है। और अभी जो वर्तमान में केंद्र का सरकार है, यह तो खुल्लम खुल्ला मैंने संविधान का उल्लंघन कर रहा है। कैसे संविधान को उल्लंघन कर रहे हैं? संविधान को लेकर प्रणाम कर जाते हैं शपथ लेने के लिए, कहते हैं संविधान को लेकर विपक्ष जो है हवाएं उड़ा रही वो बेबुनियाद है। उनकी अपनी नजरिया है और संविधान को प्रणाम करके संसद में जाना तो यही है कि जो करते हैं मन के अंदर वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो करते नहीं है। संविधान को तो लोगों के आंख में धूल झोंकने के लिए वो प्रणाम करते हैं, संविधान से उन लोगों को प्रेम नहीं है। जो आरएसएस उन लोगों का शिक्षा संस्थान है जहां से वो लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं, वहां तो तिरंगा फहरा ही नहीं जाता था। और जो आरएसएस कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराया जाता था, 14 के बाद फहराया जा रहा है। और आपको ताजुब होगा कि जो सत्ताधारी दल के नेता ये कहते हों कि यह देश 14 के बाद स्वतंत्र हुआ है, 14 से स्वतंत्र हुआ है, उसको संविधान के प्रति कैसा प्रेम है ये तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। तो मेरा यह अनुरोध होगा कि संविधान जैसे ग्रंथ को लोग पवित्र रहने दें। कोई राजनीतिक दल संविधान के विभिन्न धाराओं का उपयोग देश हित में करे, समाज हित में करें, अपने राजनीतिक लाभ के लिए और वोट बैंक के लिए नहीं करें तो निश्चित रूप से भारत काफ़ी मजबूत भारत बनेगा
और विश्व में अग्रणी देश के रूप में गिनती हुई। अच्छा, ये जो बीजेपी हो चाहे और भी तमाम जो दल है, जो एनडीए के घटक दल, वो कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने जो है संविधान को ताक पर रखकर इमरजेंसी लगवाई थी। ये उनका अपना विश्लेषण है, लेकिन जिस ढंग के अराजक स्थिति इन लोगों ने उस समय पैदा किया था और जो संग्राम जेपी जी ने शुरू किया था, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि उनका आंदोलन 2-3 बिंदु पर केंद्रित था। इंदिरा जी को तानाशाह कहते थे, कांग्रेस को परिवारवाद का नारा लगाते थे, कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के नारा लगाते थे, और उस आंदोलन से उपजे हुए जो भी दल हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि वो बतावें कि उस आंदोलन का जो स्वरूप था उसमें कितने स्वरूपों के जो एजेंडा थे उसमें से कितने एजेंडा का वो लोग पालन करते हैं। आज सबसे ज़्यादा परिवारवाद बीजेपी में है। नेताओं का सूची उठाकर देख लीजिए, उनके एक एक पुत्र जो हैं राजनीति में। किनके पुत्र हैं? बहुत लोग, राजनाथ सिंह से लेके एक जो है, कितना नाम गिनाइएगा, इसके लिए चाहिए समय कि एक एक नाम गिनाऊं। दूसरे जो लोग हैं जो अपने कहते हैं कि साहब हम लोग जेपी जी के पुत्र हैं, राजनीतिक पुत्र हैं, उनके परिवार का देखिए। अच्छा, ये बताइए, बिहार में 2025 में चुनाव होने वाला है, तमाम जो दल हैं वो चुनावी यात्रा पर जा रही है, चाहे वो आरजेडी हो चाहे नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं, और उसके बाद जो 15 जनवरी के बाद जो एनडीए घटक दल के जो तमाम प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी यात्रा पर जा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए। कांग्रेस कब यात्रा पर निकल रही है? देखिए, कांग्रेस तो यात्रा करते रही है। अभी आपने देखा होगा कि राहुल जी का 2-2 यात्रा हुआ, 6000 किलोमीटर का, और उस यात्रा का जो स्वरूप है वह रियली जनता से जुड़ने का। अच्छा, राहुल गांधी जी का तो नेशनल लेवल पे हुआ ना कार्यकर्ता, बिहार जो उनका बिहार में कब होगा? बिहार से भी गुजरे। और नीतीश जी का यात्रा तो हमेशा चुनाव के पहले ही क्यों शुरू होता है? इसमें भी जनता के पैसा के दुरुपयोग करने का साजिश है। महिला से मिलने जा रहे हैं, महिला से मिलने जा रहे हैं और राजनीतिक एजेंडा लेके जा रहे हैं। महिला से मिलने जा रहे हैं तो चुनाव के पहले ही उनको महिला से मिलना क्यों याद पड़ा? और अभी तक जितनी भी यात्राएं उन्होंने किया है, अब उठाकर देखिए उनका समय क्या है। तो चुनाव के पूर्व का ही समय उनको सूटेबल क्यों लगता है भाई? इसलिए लगता है कि पार्टी के खर्चा पर नहीं, सरकारी कार्यक्रम दिखा के अपने राजनीतिक एजेंडा का हम कार्यान्वित करेंगे। यही काम करते हैं मोदी जी। विदेश जाएंगे तो अपने मित्रों को लेके जाएंगे, वहां विदेश में ठेका दिलवाएंगे। पैसा देश की जनता का, और ठेका किसको मिलेगा? उनके व्यवसायिक मित्रों को। मतलब कि सरकारी खजाने से, सरकारी खजाने का लूट, चाहे वो बीजेपी का चुनाव प्रचार हो। एक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आप निकाल कर देखिए कितना पैसा खर्च होता है, और चुनावी सभा करते हैं। यह पैसा किसका है? जनता का पैसा है। कहाँ उनको हक बनता है कि अपने चुनाव के लिए जनता का पैसा खर्चा करें, सरकार का पैसा खर्चा करें? लेकिन चुनावी कार्यक्रम दिखा के वह काम करेंगे। बिहार में चुनाव होगा तो उसके बॉर्डर एरिया, यूपी में कार्यक्रम करेंगे, झारखंड के में कार्यक्रम करेंगे, बंगाल के बॉर्डर एरिया पर कार्यक्रम करेंगे, ताकि चुनाव आयोग को भी हम धोखा दे सके और अपने सरकारी पैसा का दुरुपयोग करके अपने जुमलाबाजी का प्रचार कर सके। नीतीश कुमार की यात्रा से क्या लगता है कि आने वाला समय में प्रभाव पड़ेगा? 2025 में महिला वोट बैंक जो कहा जाता है नीतीश कुमार के पास है, क्योंकि शराबबंदी जिस तरीके से उन्होंने किया कि उनका वोट बैंक जो है महिलाओं, खासकर महिला लोग वोट जरूर करती हैं। देखिए, 2005 से नीतीश जी लगातार यहाँ सत्ता में हैं। सीएम की कुर्सी पर वहीं चिपके रहे हैं, अगल बगल का कुर्सी भले बदल गया है। 2025 में रहेंगे तो यह नीतीश जी की अपनी भूमिका है और उनका एक क्वालिटी कही है। लेकिन अगर एनडीए की सरकार यहाँ है, या आज अगर केंद्र में एनडीए की सरकार है, तो निश्चित रूप से यहाँ महागठबंधन के नेताओं के बेईमानी का दिन है। आज भी अगर बिहार में महागठबंधन के नेता ईमानदार हो जाएं तो झारखंड जैसा बीजेपी और एनडीए का बिहार से सफाया हो जाएगा,
और मेरा कौन है महागठबंधन के नेताओं में बेईमान? अरे आप तो पत्रकार हैं। महागठबंधन में जितने बड़े दल हैं, हमारे यहाँ बड़ा दल कौन है भाई? ये तो सम्मान चीज है, आप भी जान रहे हैं। सीधा आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप नहीं, सत्य है। अच्छा। अगर यह नहीं हुआ होता तो माननीय तेजस्वी जी 2020 में ही मुख्यमंत्री बन गए होते, और उनमें सहभागिता हमारे दल के स्थापित नेता करते हैं। जैसे आप कहिएगा कि 70 को सीट मिला, आप इतना ही जीते। अरे 70 को संख्या तो आपने दे दिया, लेकिन क्या कांग्रेस जो जो सीट मांगी थी आपने दिया? अगर 60 भी आप कांग्रेस के मन अनुकूल सीट दिए होते तो 2020 में उस 60 में कांग्रेस के 40 से 45 एमएलए जीत के आए होते, और महागठबंधन की सरकार यहां बनी होती, एनडीए की सरकार नहीं बनी। गठबंधन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं तेजस्वी यादव पे सीधे आप टारगेट कर रहे हैं। नहीं, गठबंधन पर नहीं, गठबंधन के प्रति ईमानदारी पर, गठबंधन में ईमानदारी पर। अगर रियली में आज भी महागठबंधन एनडीए को टारगेट बना ले तो बिहार से एनडीए के सफाया हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि महागठबंधन यह काम नहीं कर पाता है। और आज भी अगर स्वतः कांग्रेस 100 के पार नहीं गई तो उसमें बिहार का भी भूमिका है। नहीं तो 2024 लोकसभा चुनाव में अगर हम 9 ही लड़े थे तो 7 जीत के आए होते। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे अध्यक्ष 1 से 3 होने पर अपना पीठ थपथपाते हैं, लेकिन कभी भी चिंतन नहीं किया कि हम 9 में 7 भी आ सकते थे, 7 क्यों नहीं आए। यह दुर्भाग्य की बात है। चलिए, ये थे डॉक्टर कमलदेव नारायण शर्मा, कांग्रेस के नेता। इन्होंने साफ तौर पे बिहार में जो महागठबंधन के जो तमाम नेताओं उन पे आरोप लगाया। साथ ही साथ जो बता दें कि जो इन्होंने जो अपने कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह पे इन्होंने भी आरोप लगाया कि अगर 9 सीट इनको मिला था, 3 सीट जीतने पर पीठ थपथपा रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी तरीके से तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। धन्यवाद।